हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं मेरे करंट मुद्दे चैनल पर। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बायोलॉजी की सीरीज को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं या जहां से ज़्यादा आ सकता है वो सारे टॉपिक्स मैं आपको करा दे रहा हूं। जिसमें से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन का। देखिए, न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी खाना खाते हो या हमारी बॉडी की जो भी नीड होती है उस चीज को पूरा करना ही, या फिर वो जो चीज है जिसके थ्रू मिलती है वही क्या है, न्यूट्रिशन है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटोट्रोपिक ऑटो का मतलब होता है जो खुद ब खुद होता है, ट्रोपिक। ठीक है। तो मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो क्या हो, किसी को खुद ब खुद मिल जाए, जिस पे किसी दूसरे पे हमें डिपेंड ना रहना पड़े, तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो हमें पता है वो क्या है, वो है प्लांट्स। ठीक है। तो कोई सा भी जो प्लांट होगा, जैसे जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सब में क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना जो खाना होता है उनका, वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद ब खुद बनाते हैं। तो इसका एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है जो काफ़ी एग्जाम में आ सकता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। वो रिएक्शन क्या है, देखो, जो प्लांट होता है उन्हें अपना न्यूट्रिशन बनाने के लिए या अपना खाना बनाने के लिए मेन जो है खाना वो क्या है, ग्लूकोज है। चाहे वो हमारे में हो, चाहे वो प्लांट में हो। तो अब वो शिकार तो कर नहीं सकते। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना मतलब सब्जी लाए, सब्जी पका लिया। या मान लो कोई शेर क्या करता है, किसी हिरन का शिकार कर लिया। ठीक है। या फिर हिरन क्या करता है, पेड़ पौधे खा लिए। तो ये इनको तो कुछ ना कुछ ये दूसरों से मिल जा रहा है। लेकिन जो प्लांट है उनको तो कुछ मिल नहीं पा रहा, तो वो लोग कैसे अपना खाना बनाते हैं? तो उन लोगों को अपना खाना बनाने के लिए या ग्लूकोज को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक दूसरी ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कहाँ से मिलता है, ये इन्हें एयर से मिल जाता है। लीव्स में, पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उस पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें मिल जाता है हमारे एनवायरनमेंट से। और जो रूट होती हैं प्लांट्स की, उन रूट से ये क्या करते हैं, वाटर जो होता है उसको बॉडी के अंदर लेते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो पत्तियां होती हैं ग्रीन लिप्स, उसमें हम देखेंगे कि इन पत्तियों में क्या होता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। क्लोरो और सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और ये कन्वर्ट कर देता है किस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के बाहर छोड़ देते हैं, जो क्या करती है, हमें हेल्प करती है सांस लेने में। क्यों? क्योंकि हमें रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। और इनका जो फूड है ये यहाँ से बन जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि प्लांट में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है, पत्तियों में स्टोर होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं जिसको हम कह रहे हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो हमें दूसरों से मिले, या जिस न्यूट्रिशन के लिए हमें अगर दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है तो उस तरीके का न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है, इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसके लिए ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना पड़े अपने फूड के लिए। तो ऐसे जितने भी न्यूट्रिशन कहलाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएंगे। जैसे क्या हो गया, जैसे हम लोग हो गए, हमें क्या चाहिए, दूसरों पे डिपेंड है, हम दूसरों से फूड लेते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वैसे लायन हो गया, वैसे हिरन हो गया, डियर हो गया, कोई भी हो गया, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोपिक। उन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अमीबा के बारे में आ जाता है।
अमीबा के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अमीबा का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत हद तक हमारी तरह है, मतलब हमारी तरह पार्ट्स में पूरा होता है, इसलिए हम अमीबा को थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है, अमीबा जो है ये अमीबा दे रखा है, ठीक है, अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ पर न्यूक्लियस बना हुआ है। तो क्या होता है, अमीबा साफ पानी में अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको, जैसे तालाब वगैरह के पानियों में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मान लो ये पानी में अमीबा है, इसके पास में कोई खाने का फूड पार्टिकल आता है, तो जैसे ही खाने का फूड पार्टिकल आता है ना, तो ये अमीबा अपनी शेप को चेंज करता है। अपनी शेप को चेंज करके ये क्या करता है, अपनी बॉडी को इस तरीके से फैला लेता है। जब ये बॉडी को इस तरीके से फैलाता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे इसने दो पैर बना लिए हैं। तो लेकिन ये पैर तो है नहीं, इसके पास पैर तो है नहीं, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर। स्यूडो का मतलब होता है यहाँ पर फॉल्स, ठीक है, स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडियो का मतलब, पोडिया का मतलब यहाँ पर होता है लेग। तो फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर कौन बना लेता है, यहाँ पर अमीबा बना लेता है। किस लिए बनाता है, अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन यही देखने को मिलता है कि अमीबा जो है अपना फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या फिर फूड को कैप्चर करने के लिए अपने स्ट्रक्चर में चेंज करता है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर कहते हैं। या स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर इनमें से किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। फिर इस तरीके से ये अपनी बॉडी के इस पार्ट को बंद कर लेता है, और बंद करके, बंद जैसे ही करता है तो फूड क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है। फूड जैसे ही अमीबा के अंदर पहुंचता है तो अमीबा क्या करता है, अपना डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, इस फूड को डाइजेस्ट करता है, इसके जितने भी ऐसे पार्ट्स जिनका ये यूज कर सकता है उनको यूज कर लेता है, बाकी पार्ट्स को क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है, जो इसके क्या है, वेस्ट पार्ट है, जो जिनका यूज नहीं किया जा सकता। तो एक छोटा सा न्यूट्रिशन है जो अमीबा के बारे में है। बस आपको इसमें स्यूडोपोडिया वर्ड को याद रखना है कि आपने स्यूडोपोडिया कहाँ पढ़ा है, अमीबा में पढ़ा है। क्लियर है, नाम से पता चल रहा है, स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स लेग, ठीक है। चलिए अब हम जो पढ़ते हैं, जो मेन है, हम पढ़ेंगे ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है एसएससी में, ये यही पूछता है कि डाइजेशन, जो ह्यूमन में डाइजेशन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन में डाइजेशन 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। जिसका पहला स्टेप है इंजेशन का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है खाने को अंदर लेना। फिर इसके बाद है डाइजेशन, मतलब खाने को डाइजेस्ट करना। फिर इसके बाद है एब्जॉर्प्शन, खाने को डाइजेस्ट करने के बाद क्या कर लेना, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना। फिर इसके बाद है एसिमिलेशन, मतलब खाने से हमें जो भी चीज मिली, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो ग्लूकोज हो, उसको शरीर में जहां जहां जरूरत है वहां तक पहुंचा देना। फिर इसके बाद जो भी वेस्ट पार्टिकल बन गए उनको बॉडी से बाहर निकालना, जो क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। क्लियर है, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। देखिए सबसे पहला स्टेप जिसको हम कह रहे हैं इंजेशन, इंजेस्ट, इंजेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को अंदर लेना, इंजेशन, ठीक है। तो क्या होता है, हम खाने को अगर हमें डाइजेस्ट करना है तो सबसे पहले खाने को हमें क्या करना पड़ेगा, मुंह के अंदर लेना पड़ेगा। तो फूड को मुंह के अंदर लेना ही क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है, जो कि हमारे इस पूरे डाइजेशन प्रोसेस का पहला हिस्सा है, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो कि सबसे मेन है, इसमें हम पढ़ते हैं कि खाने का किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, किस तरीके से हम खाने से क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को निकालते हैं। देखिए मैं आपको छोटे से में बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले हमने खाना लिया, खाना लेने के बाद क्या होता है, हमारा जो माउथ है, माउथ में आपने देखा होगा कि आप एक सूखी रोटी ले लो, सूखी रोटी को जैसे ही माउथ में डालते हो और उसको चबाना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे क्या होती है, रोटी सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो गीली हो जाती है। तो गीली होने की वजह से, वो गीली क्यों होती है, क्योंकि हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेलिब्री ग्लैंड्स कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, माउथ में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सेलिब्री ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। सेलिब्री ग्लैंड्स जो होती है, स्लाइवा नामक एंजाइम या स्लाइवा क्या करती है, सिक्रीट करती है। स्लाइवा क्या करती है, सिक्रीट करती है। ये स्लाइवा क्या है, ये स्लाइवा एक वाटरी सब्सटेंस है, मतलब जिसमें थोड़ा पानी है,
और कुछ क्या है इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह हैं। तो जो क्या करते हैं, जो हमारे फूड को सॉफ्ट करते हैं और इनको क्या करते हैं, गीला करते हैं ताकि इनको तोड़ने में आसानी हो। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। स्लाइवा में सेलिब्री अमाइलेज पाया जाता है। क्लियर है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, सेलिब्री अमाइलेज फूड के कौन से पार्ट को तोड़ने का काम करता है। सेलिब्री अमाइलेज फूड के स्टार्च वाले पार्ट को या फिर कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को तोड़ने का काम करता है। देखिए, फूड में हम मेनली तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद एक हम पढ़ेंगे उसकी प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। हम इन फूड में मेन ये तीन चीजें होती हैं और इन तीन चीजों को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के एंजाइम्स की जरूरत है, जिसमें से स्लाइवा के अंदर पाया जाता है सेलिब्री अमाइलेज, जो फूड के कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को तोड़ने का काम करता है या फिर स्टार्च वाले पार्ट को तोड़ने का काम करता है। एक आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर आप भूल जाओगे कि भाई बहुत सारे एंजाइम्स हैं तो आप हमेशा याद रखना, जिस भी एंजाइम के पीछे अमाइलेज आएगा तो ये आप ध्यान रखना वो क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करेगा। क्लियर है। ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि भाई हमने खाना खाया, फूड में हमारे माउथ में जो फूड था सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने के बाद उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाला पार्ट था उसको एंजाइम्स ने क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया। और कौन सा एंजाइम था, सेलिब्री अमाइलेज था। ठीक है। अब क्या हो गया, फूड जो है वो कई सारे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया जाता है। कैसे, हमारे पास दांत है, दांत से हम क्या करते हैं, फूड को क्रश कर देते हैं अच्छे से। और जो सलाइवा होता है वो फूड को क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। और जो टंग है, हमारी जीभ है, वो क्या करती है, फूड को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करती है। और हमारे मुंह के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है, गोल बॉल जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह देते हैं, बोलस कह देते हैं। क्लियर है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए, हमने फूड को अच्छे से मिक्स कर लिया, फूड छोटे छोटे पार्टों में टूट चुका है। तो मिक्स करने के बाद जो फूड होता है उसको क्या कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है। तो जैसे ही हम निकलते हैं, तो ये जैसे मान लीजिए कि ये माउथ हो गया, माउथ से फूड जाता है एक पाइप में, पाइप से फिर जाता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर जाता है। तो ये जो पाइप है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, ईसोफेगस पाइप कह देते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि माउथ, खाना खाने के बाद माउथ से फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस पाइप में जाता है। और इस ईसोफेगस पाइप के थ्रू जाते हुए वो कहाँ जाता है, वो स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है, ये पूछता है कि ये जो फूड है, फूड पाइप से स्टमक में गया तो ये खाना कैसे पहुंचता है। देखिए क्या होता है, ये एक पाइप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर खाना होता है, तो खाना क्या होता है, धीरे 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 का होता है, स्टमक तक पहुंच जाता है 2-3 घंटे में या 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। ये इसोफेगस से स्टमक में तो जल्दी पहुंच जाता है, उसके बाद टाइम लगता है। तो ये देखिए, ऐसा नहीं होता कि मैंने खाना खाया, खाना खाते ही मैंने कहा भाई जल्दी से स्टमक के अंदर खाना पहुंचो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होती है, एक तरीके की मूवमेंट होती है। जैसे क्या होती है, ये मसल्स हैं, ये मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक बार रिलैक्स करती हैं, एक बार खिंचेंगी फिर रिलैक्स होंगी, एक बार खिंचेंगी फिर रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट यही आता है कि जो फूड है वो इसोफेगस से स्टमक तक पहुंचता है, तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें रिदमिकली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्सेशन पाया जाता है। और ये जो मूवमेंट है एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। ठीक है। देखो, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, एक होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंटियर आपने वर्ड सुना होगा। वॉलेंटियर का मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार जो भी काम हो उसको हम वॉलेंटियर कहते हैं। वॉलेंट्री यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरा मन है कि भाई मैं हाथ को हिलाऊं, मैं पेन को उठाऊं, मैं गेट को खोलूं,
तो ये सारा मूवमेंट होता है वॉलेंट्री मूवमेंट, जो आपकी मर्जी से हो रहा है, आपकी विलिंगनेस के अनुसार हो रहा है। ऐसे ही एक दूसरा होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे मान लो आप भूल गए अगर सांस लेना, तो क्या आप सांस नहीं ले पाओगे? नहीं, सांस अपने आप लेते रहोगे। खाना आपने खा लिया, आपका खाना अपने आप क्या होगा, डाइजेशन होता रहेगा। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये अपने आप होता है, आप इस पे अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, एक तरीके का इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, देखो अब खाना जो है कहाँ पहुंच गया, खाना हमारा स्टमक में पहुंच गया है। तो अब स्टमक में खाना क्या होगा, दोबारा टूटेगा। हमारा मेन काम है, जो हमने खाना खाया, अब मान लो आपने एक रोटी खाई, अब उस रोटी को ब्लड के अंदर तो ले जा नहीं सकते डायरेक्ट, उस रोटी को बहुत छोटा तोड़ना पड़ेगा ताकि वो क्या हो, ब्लड के अंदर जा पाए। ठीक है, तो फूड को और ज्यादा छोटा तोड़ने की जरूरत है। तो फूड कहाँ पहुंच गया है, स्टमक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि स्टमक में कौन सा जूस पाया जाता है। स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको 3 एंजाइम्स पाए जाएंगे, जिसके अंदर आपको एंजाइम्स पाया जाएगा जिसका नाम है क्या, पेप्सिन एंजाइम। जैसे मान लो यहां पर मैंने बनाया आपका स्टमक, तो यहाँ पर खाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन वॉल से क्या होगा, एक एंजाइम सिक्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, पेप्सिन एंजाइम। अब मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जहां कहीं भी अमाइलेज वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जहां कहीं भी ये SIN सिन वर्ड पीछे लग जाए, इसका मतलब वो जो एंजाइम होगा वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। जैसे अमाइलेज किसी के पीछे लग जाए तो इसका मतलब क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। किसी वर्ड के पीछे अगर सिन लग जाए तो इसका मतलब वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसके अंदर एक एंजाइम्स है जो क्या करता है, स्टमक में जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन वाले जो पार्ट हैं उनको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने का काम करता है। एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा प्रोटीन पार्ट्स को और भी क्या, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ताकि आगे जाकर वो डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये जो पेप्सिन होते हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, तगड़े डाइजेस्टिव एंजाइम है। अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना तो ये इस वॉल को भी मतलब खा सकते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। तो ये पेप्सिन जो होते हैं इन एक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। इसलिए जो जूस निकलता है ना उसमें क्या निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि HCl कौन से जूस में रहता है, HCl गैस्ट्रिक जूस में रहता है। HCl कहाँ से सिक्रीट होता है, HCl स्टमक से सिक्रीट होता है। HCl क्या काम करता है, HCl जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, पेप्सिन जो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। तो आपको वो याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि पेप्सिन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, उसको एक्टिवेट होकर काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, जो कौन प्रोवाइड करता है, HCl प्रोवाइड करता है। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर तीसरा पार्ट जो है क्या, म्यूकस है। तो म्यूकस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर म्यूकस क्या है, देखिए म्यूकस क्या चीज होती है, जैसे ये आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर जैसे बलगम वगैरह निकलता है उसके अंदर व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है, म्यूकस वही चीज है। ये हेल्प क्या करता है, अब मान लीजिए यहां से HCl बहुत ज्यादा निकलेगा, तो HCl क्या करेगा, इस स्किन को जला सकता है ना। तो इस स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए HCl ये म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस क्या करता है, दीवार ये जो वॉल होती है वॉल के साथ में लगा रहता है, जिसकी वजह से HCl जो होती है वॉल पे अटैक नहीं कर पाती, और हमारी स्टमक की वॉल को क्या करता है, ये सेव करके रखता है, बचा के रखता है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। क्लियर है, ठीक। अब इसके अंदर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमने बनाया स्टमक। स्टमक में क्या हुआ, स्टमक के अंदर आपने पढ़ा कि सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट डाइजेस्ट होता है। ठीक है,
हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, जो एसोफेगस या फूड पाइप होती है वहां पर कोई सा भी डाइजेशन, किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसी कौन सी जगह है जहां पर डाइजेशन नहीं होता किसी भी चीज का, तो वो हमारा क्या है, फूड पाइप है या ईसोफेगस है। क्लियर। स्टमक में ये क्वेश्चन पूछता है, स्टमक में फूड का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका डाइजेशन होता है। स्टमक में सिर्फ फूड का प्रोटीन वाला पार्ट होता है, उसका डाइजेशन होता है। कौन करता है, पेप्सिन करता है। अब जो फूड है वो क्या है, स्टमक से डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी चालू हो रखी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप देखते हो कि इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या होता है, फूड जो होता है स्टमक से कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो सबसे पहली बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, एक पार्ट होता है जेजुनम, एक पार्ट होता है इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन जो आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। आपको किसी बुक में 6.2 भी मिल सकती है, किसी बुक में 7 के आसपास भी मिल सकती है। तो आप याद रख लेना 6.5 के आसपास अप्रोक्स इंटेस्टाइन रहता है। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, ये स्मॉल 6.5 मीटर लंबी है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे कहलाती है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन होती है ये बहुत नैरो होती है। ये ये चीज, ये एरिया इसका बहुत स्मॉल होता है, ये एरिया। ठीक है, तो ये एरिया स्मॉल होने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये होती बहुत ज्यादा लंबी है। ये लंबी क्यों होती है, क्योंकि खाने को पचाना है, तो खाने को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को बहुत लंबा करना पड़ता है। और लंबा करने के लिए चाहिए क्या, हमें चाहिए लंबी पाइप। तो इसलिए ये जो पाइप है इतनी ज्यादा क्या है, लंबी है। अब जो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जैसे मान लो गाय हो गई, तो गाय क्या, हम तो पका के खाना खाते हैं, गाय तो कच्चा खा रही है, मतलब जो साग पत्ते गोभी ये सब खा रही है, उसमें तो तगड़ा कच्चा स्टार्च वगैरह होता है। तो इसलिए उनका जो पेट होता है ना, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लंबा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और बहुत ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि खाने को पचाने के लिए उन्हें और ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ड्यूडेनम, तो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि कौन सा ऐसा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टमक को इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रहा है। तो कौन सा पार्ट कनेक्ट कर रहा है, ड्यूडेनम। क्यों, क्योंकि ड्यूडेनम से स्टार्ट है ना, ये एरिया ड्यूडेनम का है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जेजुनम, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है क्या, इलियम। क्लियर है, तीन पार्ट है। तो इलियम क्या करता है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जो किससे कनेक्ट करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। ये एरिया क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या चीजें। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टमक था, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ से मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गया, तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो पार्ट जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रहेगा लीवर, लीवर घटिया बन गया थोड़ा। जैसे मान लो यहाँ पर रहेगा लीवर और यहाँ पर रहेगा क्या, पेंक्रियाज। ठीक है, ये पेंक्रियाज है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि पेंक्रियाज भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, और लीवर भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीवर की बात करते हैं। लीवर क्या है, लीवर आपको पता है कि इस तरीके से देखने में होता है। लीवर से क्वेश्चन जो आता है वो मैं बता देता हूँ। लीवर एक जूस सिक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं क्या, बाइल जूस। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि बाइल जूस कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है, या हमारे डाइजेशन सिस्टम में कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो लीवर जो होता है वो क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस क्या काम करता है, जो खाना होता है ना, खाने में जो आपका फैट वाला पार्ट है, फैट। ठीक है, तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट।
तो फैट को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। क्लियर है? ठीक है। तो बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफाइंग फैट, मतलब मान लो एक बड़ा सा फैट है आपके खाने में, तो इसको क्या कर देगा? छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देगा, ताकि आगे चलकर इनको और भी छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जा सके। ठीक। अब क्या होता है? तो ये इमल्सिफाइंग फैट या लिपिड पार्ट जो होता है फूड में, उसको तोड़ने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लेडर। ये क्या है? गॉल ब्लेडर है। देखो गॉल ब्लेडर का क्या काम है। गॉल ब्लेड, जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में टंकी है, तो आपने देखा होगा आपके घर में दो तरीके की सप्लाई है। जब पानी आता है तो डायरेक्ट लाइन से भी पानी आता है आपके घर में, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। और जब पानी नहीं रहता है तो आप क्या करते हो? टंकी का पानी यूज करते हो। तो उसी तरीके से लीवर में भी क्या होते हैं? दो तरीके की लाइन रहती है। लीवर में एक चैनल ऐसा रहता है जो डायरेक्ट क्या करता है? बाइल जूस को, जैसे यहाँ से डायरेक्ट बाइल जूस निकला, वो बाइल जूस क्या करता है? डायरेक्ट इंटेस्टाइन के अंदर जा सकता है। और क्या होता है? लीवर तो बाइल जूस बना रहा है, तो जब जरूरत नहीं पड़ती तब आप बाइल जूस को भेजोगे। तो अब मान लो पानी आ रहा है डायरेक्ट, तो हमेशा तो आप यूज नहीं करोगे, तो आप क्या करते हो? पानी को स्टोर करके रख लेते हो, ताकि बाद में यूज किया जा सके जब पानी की जरूरत हो। तो हम उसे टंकी में पानी को स्टोर कर लेते हैं। उसी तरीके से जो लीवर होता है वो क्या करता है? गॉल ब्लेडर में जो एक्स्ट्रा बाइल जूस होता है उसको स्टोर करके रख लेता है, ताकि बाद में क्या हो? जब खाने का डाइजेशन करना हो तो बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लेडर से भी भेजा जा सके और लीवर से भी डायरेक्ट भेजा जा सके। तो क्वेश्चन इसमें ये आता है कि बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लेडर बाइल जूस को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आगे चलकर आप देखोगे कि खाने में जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स पैंक्रियाज भेजेगा, और उन एंजाइम को काम करने के लिए मीडियम चाहिए होता है एल्केलाइन। जैसे हमने स्टमक में पढ़ा कि जो पेप्सिन है, उस एंजाइम, वो पेप्सिन तभी काम कर सकता है जब मीडियम हो एसिडिक। उसी तरीके से पैंक्रियाज जो एंजाइम्स भेजेगा, वो एंजाइम्स तभी काम कर सकते हैं जब मीडियम हो एल्केलाइन। तो ये जो बाइल जूस होता है ना, ये क्या करता है? जो स्टमक से एसिडिक फूड आया है यहाँ पर, वहां उसको क्या कर देता है? ये एल्कलाइन कर देता है। ठीक है। तो आपने दो तीन चीजें पढ़ी। लीवर क्या काम करता है? फैट को तोड़ने का काम करता है। लीवर में एक गॉल ब्लेडर नाम की चीज है जो क्या करती है? बाइल जूस को स्टोर करने का काम करती है। लीवर क्या करता है? जो खाना स्टमक से एसिडिक खाना आ रहा था उसको किस में चेंज कर देता है? एल्कलाइन में चेंज कर देता है। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या? पेंक्रियाज के बारे में। ये मैं मिटा देता हूं, पेंक्रियाज का देखते हैं क्या हुआ। देखिए, तो पेंक्रियाज मान लीजिए ये लीवर है। ये लीवर में यहां से क्या हो रहा है? यहां से एक पेंक्रियाज है जो क्या हो रहा है? सॉरी, लीवर कह रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाज सिक्रिएट हो रहा है। ठीक है। पेंक्रियाज है। तो पेंक्रियाज देखिए, पेंक्रियाज क्या करता है? जैसे लीवर बाइल जूस निकालता है, स्टमक गैस्ट्रिक जूस निकालता है, उसी तरीके से पेंक्रियाज एक पेंक्रिएटिक जूस निकालता है, नाम पर ही है। तो इस पेंक्रिएटिक जूस में भी क्या मिलेंगे हमें? कई तरीके की चीजें मिलेंगी। इन पेंक्रिएटिक जूस में हमें मिलता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलता है। ठीक है। जिसके अंदर पहला एंजाइम, तीन एंजाइम होते हैं इसके अंदर। पहला एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पेंक्रिएटिक अमाइलेज, या सिंपली आप कह सकते हो अमाइलेज, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज आप याद रख सकते हो। तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, जब भी अमाइलेज वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो क्या करेगा? खाने में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाला जो पार्ट होता है उसको तोड़ने का काम करेगा। तो पैंक्रियाटिक क्या करता है? खाने में स्टार्च के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट कर देता है। मतलब बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट करेगा। उसी पैंक्रियाटिक जूस में एक क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। थोड़ी देर पहले बताया, जिस भी एंजाइम के पीछे सिन लग जाएगा वो एंजाइम खाने में प्रोटीन वाले पार्ट को तोड़ने का काम करेगा। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है उसको और ज्यादा क्या करता है? छोटे फॉर्म में तोड़ देता है, और ज्यादा क्या करता है? सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, ताकि खाना
और ज्यादा क्या होकर टूट कर छोटा हो जाए। यहाँ पर और क्या पाया जाता है, लाइपेज। लाइपेज, ये लाई वर्ड जो है लाई लिपिड का, ये जैसे यहाँ पर देखो ये लिपिड है, लिपिड का एलआईपी, इसका ये एलआईपी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा लाइपेज क्या काम करेगा, लिपिड को या जो फैट है छोटे छोटे उनको और छोटे पार्टों में तोड़ देगा। हमारा अल्टीमेट काम है हम खाने को मॉलिक्यूल लेवल पे तोड़ तोड़ के चेंज कर देंगे ताकि खाना डायरेक्ट क्या हो जाए, ब्लड में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो आपका खाना अब पूरा टूट सके। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा पार्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए आप पेंक्रियाज है, पेंक्रिएटिक जूस जो होता है ना, वो कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए उसके पास सारी चीजें हैं, अमाइलेज भी है, उसके पास ट्रिप्सिन भी है, उसके पास लाइपेज भी है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और छोटे पार्टों में तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और छोटी प्रोटीन्स में तोड़ देगा, लाइपेज खाने जो फैट वाला पार्ट है उसको और छोटे पार्टों में तोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके अंदर आपको, अब ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, जूस निकलता है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, जो इसके अंदर भी कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को और छोटे पार्टों में तोड़ देते हैं, प्रोटीन्स को और छोटे पार्टों में तोड़ देते हैं, फैट को और छोटे पार्टों में तोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि फाइनली जो टूटने के बाद हमें मिलता है हम उसकी बात करते हैं, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट को इतना छोटा पार्टों में तोड़ा जाता है, लास्ट में जाकर वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। क्यों, ग्लूकोज तो बहुत छोटा हो गया, मॉलिक्यूल लेवल पे आ गया, और इस ग्लूकोज को क्या कर लिया जाएगा, ब्लड में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से जो सिंपल प्रोटीन होती है, जो हमने प्रोटीन ली खाने में, जो प्रोटीन थी उसको फाइनली किस में तोड़ दिया जाता है, अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया जाता है। जो फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उसको फाइनल किस में तोड़ दिया जाता है, ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। प्रोटीन है किस में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है। अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना है, कई सारे ग्लूकोज से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना है। हम वापस क्या कर रहे हैं, उसको छोटे लेवल पे तोड़ दे रहे हैं ताकि डायरेक्ट ब्लड में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। उसी तरीके से फैट किस में तोड़ दिया जाता है, फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। अब आपका खाना जो है बहुत ज़्यादा बारीक हो चुका है, बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, हमारा डाइजेशन का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, जो खाना टूट गया उसका क्या किया जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक है तो खाने को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर अंदर आप देखोगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, या इसी को अगर मैं खोलूं तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर खाना पड़ा हुआ है, छोटे छोटे खाने, और यहाँ पर क्या है, ब्लड की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है। तो खाना क्या होता है, ये छोटे छोटे खाने इस स्मॉल स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर जाते हैं, और अंदर जाकर ये ब्लड में चले जाते हैं। और एक बार कोई भी चीज़ आपके ब्लड में चली गई तो वो बॉडी की हर एक जगह तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, देखिए ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, विलाई, विली या विलाई कहेंगे। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विलाई कहा जाता है। ये इतने, इस अब देखो इतनी लंबी 6.5 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स और बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अगर उनको मुझे जल्दी से एब्जॉर्ब कराना है तो मेरे को क्या चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर पाऊंगा, अंदर ले पाऊंगा। अब मान लो एक गेट से एंट्री है, गेट जितना बड़ा होगा उतनी संख्या में क्या करा जाएगा, लोगों को अंदर लिया जा सकता है। तो इसलिए सरफेस एरिया को इस तरीके से, क्योंकि देखो अगर मैं ये लाइन खींचूं तो ये 6.5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन अगर मैं इस लाइन के ऊपर इस तरीके से बना दूं
तो ये क्या हो जाएगी, ये 100 से भी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, विलाई विलाई कहते हैं। अब इसके ऊपर भी क्या होता है ना, छोटे छोटे इस तरीके के स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो विलाई। यहाँ से क्या होता है, एक्चुअली खाना क्या होता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है, खाना इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाकर खाना क्या हो जाता है, हमारी ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में जैसे ही प्रोटीन्स, ग्लूकोज, फैट्स, ग्लिसरॉल्स वगैरह पहुंचने के बाद क्या होता है, अब जैसे मान लो किसी सेल को ग्लूकोज की जरूरत है तो ग्लूकोज वहां तक पहुंच जाता है, किसी सेल को प्रोटीन की जरूरत है तो वहां तक अमीनो एसिड्स वगैरह पहुंच जाते हैं, और फिर वो अमीनो एसिड्स को जोड़कर अपने हिसाब से फिर से क्या करते हैं, एक नई तरीके की प्रोटीन बना लेते हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या करा, खाने को एब्जॉर्ब करा। तो तीसरे पार्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट मैंने आपको बता दिया, खाना क्या हो गया, ब्लड में गया। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन फूड, जो प्रोटीन हो गई, अमीनो एसिड्स हो गए, या ग्लूकोज हो गया, लिपिड्स, ग्लिसरॉल्स हो गया, ब्लड में गया। ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, वो हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, कैसे पहुंचते हैं, देखिए मान लो ब्लड है, ठीक है, ग्लूकोज है या प्रोटीन हो गई, ग्लूकोज हो गई, ये जा रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कई सारी सेल्स हैं, हमारी बॉडी की हर एक सेल्स है। तो ये क्या करते हैं, जिन सेल्स को जरूरत होती है वहां तक क्या करते हैं, ग्लूकोज पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर गए, सेल के अंदर पहुंचे, सेल के अंदर पहुंचने के बाद इन ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और ऑक्सीडेशन होने पर ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में यूज कर लिया जाता है, और उस एनर्जी से क्या होती है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, काम कर रही है। अब जैसे मान लो हमारे घर में 8 रोटियां बनी, तो 8 रोटी में से मुझे भूख है, मैंने 4 रोटी खा ली, लेकिन 4 रोटी और नहीं खा पाया, तो हम क्या करते हैं, 4 रोटियां रख देते हैं। बाद में जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, उन रोटियों को खाते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी करती है। हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा फूड होता है या एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको क्या करती है, लीवर में स्टोर कर लेती है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है कि फूड को ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर किया जाता है, लीवर में स्टोर किया जाता है। फूड को लीवर में किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फाइनल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं इजेशन। इजेशन का मतलब होता है एग्जिट करना, मतलब बाहर निकाल देना। अब आपने जो खाना खाया, तो जरूरी नहीं है ना कि सारा आप एब्जॉर्ब कर लोगे, सारा तो नहीं कर पाते। तो जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते या जिनको तोड़ने का सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, वो सारे अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एजेशन कहलाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी के 5 प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और हमारा जो डाइजेशन या न्यूट्रिशन सिस्टम यहीं पर ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे चैनल पर आकर जुड़ सकते हैं। आपको अगर एसएससी के लिए मेंटरिंग चाहिए तो आप चैनल पर आकर जुड़ सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि जीके में क्या पढ़ना है, तब भी आप चैनल पर आकर जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में अपलोडेड है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है।